मैं हूँ नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, और जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप टाइमली हर चीज़ से अपडेटेड रहें। और साथ ही साथ अगर आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो भी आप उसके थ्रू बन सकते हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नशत मलिक साहब की। वो आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो चलें, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? जी खैरियत से? थैंक यू। आप मैं ठीक हूँ। आप थैंक यू, आपने इनवाइट किया। थैंक यू सर एंड मोस्ट वेलकम। और सर, सबसे पहले तो ये कि जो है मैं ये अनाउंस करती चलूँ कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं कोर्स के लिए, जो सर नशत जो है वो ऑफर कर रहे हैं, उस कोर्स में जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग काइंडली अपनी स्लॉट जो है वो जल्दी से जो है रिजर्व करवा लें, क्योंकि जो है इसकी क्लासेस का बाकायदा आगाज़ होगा 15 दिसंबर से, और टाइम बहुत कम है और बड़ी लिमिटेड स्लॉट है। तो जो लोग चाह रहे हैं कि इस कोर्स से फ़ायदा लें, और ये कोर्स जो है वीकेंड पर है, और बहुत ही कंफर्टेबल जो लोग जॉब है, ज़ाहिर है सभी जॉब कर रहे होते हैं, तो वो लोग भी इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं, वो ले सकते हैं। वीकेंड क्लासेस होंगी। बाकी कोर्स की क्या डिटेल है वो मैं सर से अभी पूछती हूँ, और इसके साथ ही साथ जो लोग जो है कांटेक्ट कर रहे हैं, क्यूरीज हमारे पास आ रही हैं, तो पीएसएमयू के मुख्तलिफ नंबर्स हैं, उन पे आप कांटेक्ट ना करें। नंबर आपको नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन पे जो है वो यहाँ पे, सॉरी डिस्क्रिप्शन कह रही हूँ, यहाँ पर आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा बॉटम पे। आप उस नंबर पे कांटेक्ट करें, कोर्स के लिए उस नंबर पे आप कांटेक्ट करें, क्योंकि फर्दर नंबर्स पे अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो जो है वो आपकी रिजर्व नहीं हो पाएगी। तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो बॉटम में दिए गए नंबर है, दिया गया नंबर है, उसी पे आपने जो है कोर्स के हवाले से आपने जो भी अगर अपनी रिजर्वेशन करवानी है तो वो आप करवा सकते हैं, और बहुत लिमिटेड है। एक बार फिर मैं कहूंगी कि जो है जल्दी जल्दी आप लोग जो है अपनी स्लॉट बुक करवा लें। सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से एक ब्रीफ क्विक जो है वो कोर्स के हवाले से आप एक रिव्यू दे दें, फिर उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कोर्स का अगर मैं बिल्कुल सिंपल सा ओवरव्यू ये दूं कि अब आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में, कुछ लोगों में बातें चल रही थी कि मार्केट 95,000 का लेवल क्रॉस कर गई है। हम्म। तो अब तो मार्केट बहुत ज़्यादा चल चुकी है, अब इसके बाद नीचे जाएगी मार्केट। तो ये जो कोर्स है ये लोगों को इस तरह की चीज़ें सिखाएगा कि वो मतलब हवा में बातें ना करें, मतलब कुछ भी ना बोल दें कि भाई अब 95,000 से ऊपर चलेगी, अब नीचे जाएगी। यानी कि ये ऐसी बातें होती हैं जिनकी कोई लॉजिकल सेंस नहीं होती। तो जी। ये बातें जो हैं जब हम सुनते हैं तो हम जाहिर है कि एक अच्छा इंप्रेशन नहीं लेते किसी के बारे में भी। तो इसी तरह से ये कोर्स सिखाएगा कि भाई कैसे एक एक जो है ना, एक इंटेलिजेंट वे में और एक पढ़े लिखे तरीके से एक स्टॉक मार्केट को देखा जाता है और देखना चाहिए। और फिर उसी हिसाब से अपना एनालिसिस भी डेवलप करना चाहिए कि स्टॉक मार्केट किस लेवल तक जा सकती है, कहाँ जाके रुकेगी, कौन से सेक्टर्स परफॉर्म करेंगे, कौन से नहीं परफॉर्म करेंगे, कौन से और सेक्टर्स के अंदर कौन से स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच जो है लेना सिखाएगा ये कोर्स लोगों को। सही, बिल्कुल। सर, अब जो है मार्केट के हवाले से जो है हम अगर बात करें तो आज जो है जो मार्केट में एक मंदी की सूरत हाल थी, वो किस चीज़ को जो है निशानदेही कर रही है? ये मंदी जो है, क्या ये कोई पॉलिटिकल मंदी थी कोई वजह से, या कोई और बात थी? थोड़ा सा इसके हवाले से आप हमें बताएं। अब मार्केट शायद थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स को लेके, मेरे ख्याल से मैंने लास्ट शो में ये वाली बात की भी थी हम्म। कि कि पॉसिबिलिटी है कि कुछ पॉलिटिक्स को लेके शायद एक प्रॉफिट टेकिंग या सेलिंग आ सकती है, क्योंकि अभी
पीटीआई का कुछ प्रोटेस्ट वगैरह भी प्लान्ड है, कुछ हालात कुछ खराब होने की भी चांसेस हैं, स्पेशली इस्लामाबाद और उस साइड के ऊपर। हम्म। तो कुड बी के मार्केट जो है एक जो है थोड़ा बहुत रिएक्शन दिखा दे ऐसे केस में। तो जाहिर है कि अगर मार्केट ऐसा कुछ रिएक्शन दिखाती है तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और उसमें स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके बाय करना चाहिए। क्योंकि मार्केट तो ऊपर से ऊपर ही जाए जा रही है, तो अगर कोई डिप पे बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चाहे वो पॉलिटिक्स की वजह से है या किसी भी और वजह से है, तो उसको अवेल करना चाहिए। सही। अच्छा सर, यहाँ पर अच्छा हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं। मैं उनसे भी ये कहूंगी कि आप लोगों के जो सवालात हैं प्लीज जल्दी कर लें, क्योंकि जो है टाइम बहुत लिमिटेड होता है, आखिर में सवालात आ रहे होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना। जी माजिद इफ्तिखार साहब, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग अपने वीकेंड पे भी हमारे साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो जी। दूसरा सर, मेरा एक एनालिसिस था, मैंने कहा आपसे आपका भी इस पे टेक ले लूं। सर मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट जो है अब लोगों का जो सारा जो इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्ट करना चाह रही है स्टॉक मार्केट की तरफ। जैसे पहले इन्होंने मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स के ऊपर इन्होंने ना 25% टैक्स लगाया हुआ है, और अब ये बैंक्स में जो लोगों के जो फंड्स पड़े हैं उन पे भी 5% टैक्स लगाया है। तो मुझे लग रहा है ये सारा पैसा अब स्टॉक मार्केट में और डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में ये सारा शिफ्ट हो रहा है, और मार्केट में कोई नियर टाइम कोई मेजर रिस्क भी नजर नहीं आ रहा। तो आपको क्या लगता है कि कोई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के हवाले से कोई मेजर करेक्शन या कोई माइनर करेक्शन आपको नजर आ रही है? ये अगर हम पॉलिटिकल ये जो जो ड्रामा होना है एक दो दिन के बाद, इसको अगर हम लोग एक्सक्लूड कर दें तो फिर सर। बहुत ही माजिद साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया, आप हमारे सारे शोज में ही आते हैं ऑलमोस्ट। तो आपका भी शुक्रिया कि आप टाइम निकाल के वीकेंड पे भी हमारे साथ एज अ पार्टिसिपेंट मौजूद हैं। बाकी ये कि आपका सवाल भी बहुत इंटेलिजेंट है, और ये ऑब्वियसली लिक्विडिटी और उससे रिलेटेड है, क्योंकि अल्टीमेटली जो फंडामेंटल्स को ड्राइव करती है वो पैसों की इनपुट ही होती है। यानी कि पैसा डलेगा तो स्टॉक मार्केट डलेगी चलेगी। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इस टाइम पे जो गवर्नमेंट है उसके पास दिखाने को बहुत कम चीजें ही हैं। मतलब कि गवर्नमेंट की बहुत थोड़ी सी कोई अचीवमेंट्स हैं जो कि शायद वो मार्केट कर सकते हैं या दिखा सकते हैं कि यार ये हमने जब से हम आए हैं सिलेक्ट होके, तो तब से जो है ना ये कारनामा हमने किया है। तो उनके पास एक कारनामा ये दिखाने को ये है कि स्टॉक मार्केट कुछ चल रही है। तो ऑब्वियसली फिर अगर वो उसको रीडाइवर्ट करेंगे तो स्टॉक मार्केट और परफॉर्म करेगी, तो जाहिर है कि बताने के लिए भी एक मार्केट करने के लिए भी एक अच्छी चीज होगी कि स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रही है। लेकिन वैसे भी और जहां तक आपने दूसरा डिविडेंड यील्ड का सवाल किया, तो जाहिर है कि आप जो है उस टाइम तक किसी भी स्टॉक की डिविडेंड यील्ड देखें कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ एफएफसी की। जैसे हम एग्जांपल अगर ले लें, तो एफएफसी जो है ना वो तकरीबन 50 रुपए तक का डिविडेंड दे सकता है अगले साल। तो आप जो है ये देख लें कि जो है ना अगर 50 रुपए के ऊपर 13% तक की 12-13% की डिविडेंड यील्ड बन रही है एफएफसी को लेके, तो तब तक एफएफसी एक अच्छी बाय है। अगर इससे भी ज्यादा कम हो जाती है तो 13% की यील्ड से बेहतर, मतलब 13% से कम की यील्ड से बेहतर है कि पैसे आराम से सेव करके टीडीआर ले लें, बैंक में रख दें। अगर आपको रिटर्न उतना ही मिल रहा है और एक सेफ्टी भी मिल रही है, तो क्या जरूरत है एक ऐसे स्टॉक में जाने की। बाकी स्टॉक मार्केट परफॉर्म करती रहेगी, तो एक एक मेथड ये भी है कि जो ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि मतलब बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहते या मार्केट में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते और डेली की ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा अवॉइड करना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑप्शन मौजूद हैं कि वो ईटीएफ्स ले लें। अपने ब्रोकर से कह के या अपने ब्रोकर के थ्रू ईटीएफ्स परचेज कर लें और स्टॉक मार्केट की रैली को एंजॉय करें। मार्केट में महाना के नाम से ईटीएफ है। उसके अलावा मार्केट में जेएस वालों का जेएस ग्लोबल का एक ईटीएफ है, और एक दो तीन और ईटीएफ्स भी हैं। तो
अगर आप रिसर्च कर लें तो पता चल जाएगा कि 3-4 ईटीएफ हैं, उनमें से किसी एक में पैसा डाल दें तो वहां से एक मार्केट के हिसाब से रिटर्न बन जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। जी उवैस, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। सर मेरा ये सवाल था कि ये डीजी खान सीमेंट है और इस तरह के और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अभी तक अंडर वैल्यू चल रहे हैं, और कुछ सीमेंट सेक्टर में कुछ स्टॉक्स हैं वो सिर्फ मूव दे रहे हैं अपनी। हालांकि अब डीजी खान सीमेंट हो गया और इस तरह कुछ और स्टॉक्स भी हैं, जिस तरह आईबीएलएचएल है, वो भी उनकी ग्रोथ भी अच्छी है, उनकी सब चीजें ठीक जा रही हैं। लेकिन उनमें इस तरह से स्पेसिफिकली तो डीजी खान उनमें इस तरह से मूव नजर नहीं आती जिस तरह से बाकी सेक्टर में मूव नजर आ रही है। तो इसकी क्या वजह है कि इस तरह के शेयर्स क्यों नहीं मूव कर पा रहे? आपने दूसरे कौन से स्टॉक का नाम लिया? एक तो डीजी खान था, दूसरा आईबीएल कौन सा? एच एल। आईबीएल हेल्थ केयर। आई ये जी। अच्छा, आईबीएल हेल्थ केयर सही है। अच्छा, अगर आप ये देखें तो फार्मा तो सारा का सारा ही इस टाइम पे लाइमलाइट में है, और फार्मा की वैल्यूएशंस वगैरह भी इंप्रूव हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता और फर्दर इंप्रूव होंगी। उसके अलावा आईबीएल हेल्थ केयर में आप ऑब्वियसली एक थोड़ा सा ये एनालिसिस कर लें कि आईबीएल हेल्थ केयर का एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का पोर्शन कितना है। तो लेकिन ये कि उसके अलावा आईबीएल हेल्थ केयर का ये है कि अगर वो अभी नहीं चला तो कल को चल जाएगा, क्योंकि जाहिर है कि लोग एक दफा जब फार्मा में एक सर्टन टाइप ऑफ स्टॉक्स चल जाएंगे तो उसके बाद फिर मार्केट में फिर लोग और फार्मा के स्टॉक्स ढूंढेंगे, तो उस टाइम पे फिर ये भी लाइमलाइट में आ जाएगा। अच्छा, दूसरा आपने डीजी खान का पूछा। डीजी खान का इशू ये है कि डीजी खान ने एक बहुत बड़ी कैपेसिटी लगाई हुई है साउथ में। तो उसका इशू ये है कि साउथ में अभी डिमांड नहीं है उस तरह से, वैसे भी साउथ की डिमांड नॉर्थ के मुकाबले में कम होती है। और डीजीकेसी को जो है ना, अपने प्लांट को चलता हुआ रखने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स पे डिपेंड करना पड़ रहा है। तो उसके मार्जिन्स की सस्टेनेबिलिटी पे काफी क्वेश्चन मार्क्स हैं। इस वजह से वो अपनी असल वैल्यूएशन की तरफ जा नहीं पा रहा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नादिया प्लीज। जी मोहम्मद उसामा, आप अपना सवाल कीजिए। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे आपसे पूछना था कि जैसे ये होता है ना कि पी अगर रेशियो बहुत ज़्यादा कम है तो जिन सेक्टर में पी कम है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मुख्तलिफ सेक्टर्स के मुख्तलिफ पीज हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे फार्मा का तो मतलब अराउंड 30-35 पी भी देखा जाता है। ऑयल सेक्टर में तकरीबन कोई 4 से 5 चल रहा है। तो मुझे ये मालूम करना था, सेक्टर वाइज पी आप बता सकते हैं कि किस सेक्टर का कौन सा कितना पी हो तो हम उसमें पे इन्वेस्टमेंट करने की जो है ना फिर वो सोचें उसमें। तो एक मेरा सवाल तो ये था। जी जी, और दूसरा सवाल या एक ही है दूसरा आपका? सवाल, जी दूसरा सवाल ये था कि अटक रिफाइनरी और मारी पेट्रोलियम लॉन्ग टर्म में आप क्या टारगेट देखते हैं इसका? अच्छा, मैं आपके पहले सवाल का जवाब पहले दे देता हूँ। मारी पेट्रोलियम जो है 550 के अराउंड इसकी टारगेट प्राइस होनी चाहिए, 550 रुपये। और अगर अटक रिफाइनरी को देखें तो होने को अटक रिफाइनरी 800 रुपये का भी हो सकता है, अगर रिफाइनरी पॉलिसी के ऊपर कोई डेवलपमेंट हो जाए। तो ये है वो बहुत बड़ा एक ट्रिगर है अटक रिफाइनरी का, ये है कि लेकिन अगर अगर अभी जैसे जिस तरह की सिचुएशन चल रही है तो डिप्स के ऊपर बाय करके इसमें ट्रेडिंग की जा सकती है। बाकी मारी 550 है। और आपका दूसरा सवाल पी से रिलेटेड, तो पी में ये है कि करंट पी से ज्यादा ना फॉरवर्ड पी देखा जाता है। सही है। तो फॉरवर्ड, तो फार्मा का यही है कि फार्मा को एक टाइम ऐसा था कि जब फार्मा 25 से 30 के पी पे भी चलता था, और अभी भी चल रहा है। लेकिन अगर फॉरवर्ड बेसिस पे देखेंगे तो फार्मा सस्ता होगा, क्योंकि अभी तक भी फार्मा की जो डीरेगुलेशन की वजह से उसमें जो इम्प्रूवमेंट आनी है वो अभी तक भी प्रॉपरली रिजल्ट्स और अर्निंग्स के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाई। इसी तरह से अगर आप उसको देखें, ऑयल एंड गैस सेक्टर की अगर आप बात करें, तो ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो आपको अगर 4 से 5 का पी मिल रहा है ना, या 3 का पी मिल रहा है, 3 से 4 का, तो अच्छा एंट्री पॉइंट है। अगर पी आपको 6 से 7 का या 8 का है तो फिर अच्छा एंट्री पॉइंट नहीं है।
जैसे इस टाइम पे ऑयल एंड गैस सेक्टर में मैं कहता हूँ कि सबसे बेहतर स्टॉक पीएसओ है, इन टर्म्स ऑफ अगर पीई देखें सही। जी। तो ये है। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा। कमाल जी थैंक यू। शमीम, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। अच्छा, ये इंटरेक्टिव सेशन होता है तो काइंडली अपने सवाल जो है अगर आप लोग अपने माइक्स ऑन करके करेंगे तो ज़्यादा जो है अच्छा लगता है। अच्छा, इन्होंने सवाल किया है ADMM आई ILP व्यू प्लीज, और एसगार्ड 9 didn't move yet, is it value buy? एसगार्ड एसगार्ड 9, अगर आप एसगार्ड 9 को देखें तो एसगार्ड 9 ऐसी कंपनी है जो कि हिस्टोरिकली भी और अभी भी वो बहुत सारे वादे करती रही है जो कि पूरे जो है नहीं हो पाए। तो मेरे ख्याल से अगर कोई मतलब किसी को कोई बेवफाई का शेर आता है तो वो आई थिंक इस टाइम पे पढ़ दे, अगर मैम नादिया को कोई आता है या किसी को भी आता है तो वो इसके जवाब में ज्यादा कुछ एक्यूरेट होगा, क्योंकि ये उसी किस्म का ही जो है ना एक वो है स्टॉक जो कि जो कि जिसमें वादे बहुत होते हैं लेकिन वो डिलीवर नहीं हो पाते कभी। जी, तो ये तो वही है कि बाकी वादे वफा नहीं हो पाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हाँ। एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो और अल्लाह माफ करे हो भी ना। तो ये कि जी, जी आप अपनी बात कंप्लीट करें। अच्छा, दूसरा सवाल किसी और स्टॉक पे भी इन्होंने पूछा था या सिर्फ इन्होंने एसगार्ड पूछा 9? है ADMN। इंटरलूप 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 पे पूछा था। ओके ओके ओके। हाँ देखिए, इंटरलूप जो है ना, अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं तो वो जो है क्या बोलते हैं उसे, एक इंटरलूप वादे पूरे करने वाला साथी है, मतलब अच्छा ऑपोजिट है। तो अच्छा। इंटरलूप जो है बहुत सॉलिड कंपनी है जिसकी बहुत सॉलिड मैनेजमेंट है, जो कि मिडिल क्लास से उठ के उन्होंने एक कंपनी स्टैब्लिश की और पाकिस्तान के दूसरे बड़े या एट एक टाइम पे सबसे बड़े एक्सपोर्टर बन गए। इंटरलूप को स्लाइटली हिट इस चीज की पड़ी कि जो है ना एक्सपोर्टर्स के ऊपर जो टैक्स लग गया उसकी वजह से स्लाइट इंटरलूप को हिट पड़ी। और इंटरलूप को इस साल थोड़ी सी हिट आएगी इस चीज की। नेक्स्ट ईयर से इंटरलूप में इंप्रूवमेंट होगी, क्योंकि एक तो इंटरलूप जो है शायद अपने आप को थोड़ा सा बेहतर तैयार कर लेगा इस चीज के लिए कि एक्सपोर्टर्स पे टैक्स लग चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली एक इतनी बड़ी चीज हो जाना तो जाहिर है मैनेजमेंट भी फिर अपनी प्राइसेस के अंदर उस चीज को इनकॉर्पोरेट करने में और कॉन्ट्रैक्ट्स रिवाइज होने में और चीजें होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अभी 1 डेढ़ साल में जब थोड़ी सी पावर सेक्टर की पावर टैरिफ्स में परहैप्स थोड़ी इंप्रूवमेंट आएगी। हाँ, ये कह सकते हैं कि अभी जो पावर पैकेज आएगा तो जो विंटर पावर पैकेज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है उसका बेनिफिट होगा इंटरलूप जैसी कंपनी को। और गोइंग फॉरवर्ड ये होगा, एक तो पॉलिसी रेट डिक्लाइन होने से इंटरलूप की फाइनेंस कॉस्ट वगैरह में इंप्रूवमेंट आ जाएगी। दूसरा ये कि इंटरलूप ऑब्वियसली अपने आप को थोड़ा सा बेहतर प्रिपेयर कर लेगा। तो आई थिंक इंटरलूप एक ऐसी कंपनी है जिसपे लोगों को कॉन्फिडेंस रहता है। इसमें फॉरेनर्स की होल्डिंग्स भी होती हैं, इंटरलूप में फॉरेनर्स का इंटरेस्ट भी रहता है। तो इंटरलूप अगर आप इस मोमेंट पे होल्ड करेंगे तो परहैप्स शायद थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा एक अच्छा रिटर्न मिलने के लिए, लेकिन इवेंचुअली जो है वादे वफा हो जाएंगे। सही। आर्टिस्टिक डेनिम के बारे में बता दीजिएगा काइंडली। हाँ जी जी, आर्टिस्टिक वाला अच्छा ग्रुप है, अच्छी कंपनी है। और ऑब्वियसली इसमें भी रिकवरी आएगी। अभी असल में टेक्सटाइल का टाइम नहीं है, कुछ टाइम बुरा है। पॉलिसी रेट बहुत हाई था, फाइनेंस कॉस्ट बहुत हाई थी। कॉटन की प्राइसेस बहुत अप डाउन चली हैं। अ, एक साल कॉटन जो है वो कम हो जाती है, फिर अगले साल कॉटन बहुत ज्यादा हो जाती है, फिर नेक्स्ट ईयर कॉटन कम हो जाती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ये है, सही। उबैद, आप लेकिन अपना अच्छी सवाल कंपनी। कीजिए। जी मोहम्मद फैसल, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो फर्टिलाइजर और बैंक्स में जो रैली आई है, इसके पीछे क्या वजह है? और दूसरा, बैंक्स में अभी कौन से स्टॉक्स हैं अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए जिनमें एंट्री ले सकते हैं? मैं आपके पहले सवाल का आंसर पहले दे देता हूँ। बैंक्स के ऊपर मैंने बहुत डिटेल में पहले भी बात की है। मैं आपकी सिंस आपने टाइम निकाल के हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको दोबारा आंसर कर देता हूँ। बैंक्स में एचबीएल है, यूबीएल है, एमसीबी है, फैसल बैंक है। ये अच्छे ऑप्शंस हैं। अस्करी बैंक ने भी डिविडेंड देना शुरू कर दिया है। नेशनल बैंक का भी डिविडेंड आना शुरू होगा नेक्स्ट ईयर से। तो ये चंद अच्छे ऑप्शंस हैं। 4-5 बैंक्स हैं, इनमें से आप कोई 2 बैंक्स ले लें। यूबीएल ले लें, एचबीएल ले लें। यूबीएल में या अभी एंट्री ले सकते हैं इस रेट पे जहाँ पे भी 330 समथिंग पे चल रहा जी जी जी, बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छी डिविडेंड यील्ड है इस रेट के ऊपर भी। है। और नहीं तो आप इस एमसीबी। तरह से करें। हाँ, नहीं तो आप इस तरह से कर लें कि जो है ना, आप एक बड़े साइज का बैंक ले लें, जैसे यूबीएल या एमसीबी, दोनों में से कोई एक ले लें। और साथ एक जो है एचबीएल या नेशनल बैंक में से कोई एक ले लें। सही है। जी। ओके। और पीओएल के बारे में सर कुछ बता दें, उसमें भी एंट्री बनती है या अभी वेट करना चाहिए? मेरे ख्याल से ओजी, डीसी, पीपीएल ज्यादा बेहतर है। उनमें से कोई ले लें तो ज्यादा बेहतर है। पॉल में शायद थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। अगर डिप पे आपको मिलता है तो तब पॉल में एंट्री ले लें। किस किस लेवल पे? अंडर 500 के नीचे? जी जी बिल्कुल। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद थैंक फैसल। यू। नदीम मुमताज, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रीमली थैंकफुल फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपको हर बंदा अप्रिशिएट करता है, हम भी करेंगे कि जितना अच्छा आप इवेंट को रन कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबियों से नवाजे। और एक शेर था बेवफाई पे, तो वो भी मैं अर्ज कर देता हूँ। इरशाद। प्लीज प्लीज। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। वाह। अच्छा। मच नीडेड चले सेशन चले। के लिए बड़ा जरूरी था। जी। हाँ चले, बहुत जबरदस्त। आई थिंक ये जो है ना, मलिक साहब जो हैं, उन्होंने महफिल लूट ली शायद। तो अब नदीम आप मुमताज साहब ने, जी 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 बिल्कुल। वो सर भी मलिक साहब ही हैं। देखिए, अच्छा, ओके। बिल्कुल जनाब। वो भी मलिक साहब ही हैं। जी बिल्कुल मलिक ही हैं सर, और खुशी होती है आपका शो मैं देखता हूँ लाजमी। और कोशिश होती है ज्वाइन करने की, बट मसरूफियत की वजह से बाज़ औक़ात नहीं कर सकते, तो वो हमारी तरफ से भी बेवफाई हो जाती है। नहीं नहीं, जी। मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं, मेरी मजबूरी तरफ राइट। से तो। मजबूरी में फिर बेवफाई नहीं आती है। जब मजबूरी आ जाए ना तो फिर बेवफाई नहीं होती। अच्छा, मलिक साहब ने शायद अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए शेर पढ़ दिया। ये आर्टिस्टिक वालों के लिए नहीं हाँ, था। जी है, ये आप चले। असलियत आप समझ आई। चले। जी जी जी। सर। राइट। जी चले प्लीज उनको भी मलिक साहब, सवाल करें आप भूलना प्लीज। था, भूलना था तो ये इकरार किया ही क्यों था, बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था। तो अगर ऐसा ही करना था तो फिर लिस्ट ही ना करते कंपनी को। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जी मलिक साहब, अच्छा आपका कोई सवाल है प्लीज करें। जी, जी मेरा जी। पॉइंट ऑफ व्यू सर ये था कि फार्मास्यूटिकल माशाल्लाह बड़ा अच्छा ग्रो की है। तो इसमें हेलियन को मैंने ऑब्जर्व किया है, वो यानी कंपैरेटिवली उसने बड़ा अच्छा गेन दिया है। तो अभी उसकी जो प्राइस है, इस प्राइस के ऊपर फर्दर बाइंग जो है वो सजेस्ट आप कर दें। नो डाउट मेरी जो इस पे ऑब्जर्वेशन है, ये इनोवेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, कॉस्ट कटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। सोलर प्लांट भी इन्होंने अपने जामशोरों में लगा लिया। प्रीवियस ईयर इन्होंने $10 मिलियन भी वहां पे इन्वेस्ट किया था। तो कुछ प्रोडक्ट पहले इंपोर्ट कर रहे थे, अब वहां पे लोकल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और फर्दर अभी सेंट्रम लॉन्च करने जा रहे हैं। इस तरह फर्दर भी इनकी पाइपलाइंस के ऊपर चीजें हैं। तो प्राइस इस वक्त इसकी 850 प्लस चल रही है। तो यहाँ पे आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या इट्स स्टिल अ गुड बाय? मलिक साहब, आपकी नॉलेज जो है ना मेरे जितनी ही है, और बहुत अच्छी नॉलेज है हेलियन को लेके।
तो हेलियन का ये है कि इसमें जो वो सेंट्रम इन्होंने लॉन्च की थी उससे रिलेटेड रन अप आ चुका है। इवन दो अगर आप अभी हेलियन लेंगे तो डेफिनेटली रिटर्न तो मिल जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से फार्मा विद इन फार्मा सेक्टर एजीपी वगैरह तो इससे इसके मुकाबले में थोड़े बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं। एजीपी को अगर आप देखें तो वो जो है ना 225 से 250 रुपए के बीच हो जाएगा। तो एजीपी वगैरह बेहतर ऑप्शन मौजूद हैं। हेलियन रन अप ले चुका है, अगर थोड़ा सा डिप पे मिलता है तो जो है ना ले लें, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट कर लें। राइट। और एजीपी पे सर मैं आपके साथ एग्री करूंगा, वो इन फ्यूचर माइट बी पॉसिबल एक इंफॉर्मेशन भी अपनी इंटरनल शेयर करें। वो एक मॉन्स्टर बनने जा रहा है, तो वो 225 प्लस पे भी जा सकता है। जी जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जी। अच्छा, शाहिद खान का सवाल है कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी है, तो अब न्यू एंट्री लेना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए? आई थिंक इस सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ स्टार्ट में। ओके। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने पूछा एमटीएल कैसा है इस प्राइस पे? जी एमटीएल अच्छा है, एमटीएल अच्छा है, क्योंकि अभी जो है वो गवर्नमेंट का कुछ ट्रैक्टर पैकेज वगैरह भी आने वाला है जिसमें एमटीएल की सेल्स होंगी। हम्म। एमटीएल ऐसा स्टॉक है जो डिविडेंड भी देता है, तो एमटीएल बिल्कुल अच्छा स्टॉक है। सही। अच्छा, ये उबैद साहब का जरा लंबा सा सवाल है ये। सर, अगर आप अपना सवाल कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। लगता है उन्होंने सारी मेरे मेहनत ख्याल जो है वो से सवाल लिखने मेरे में ख्याल की से है। इन्होंने लिखा है कि ये अभी बात नहीं कर जी। सकते, इनका हम्म। सवाल पढ़ के रिप्लाई कर देते हैं। ओके ओके, चलें, इनका सवाल हम पढ़ देते हैं। इन्होंने लिखा है, जस्ट वेट। हाँ जी। इन्वेस्टर इन्वेस्ट तो कर लेते हैं, उसके लिए एग्जिट कब करना बेहतर है? लाइक आई बॉट 2 शेयर्स फॉर एग्जांपल, बोथ आर एक में थर्टी अच्छा परसेंट इन्होंने गेन पर। अच्छा उबैद साहब ने ये है कि उबैद साहब ने 40% ग्रोथ वाला शेयर लिख दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि शेयर है कौन सा। तो फिर शेयर हमें जाहिर है पता होगा तो तभी हम बता पाएंगे कि उसमें रहना चाहिए या एग्जिट कर देना चाहिए। उन्होंने लिखा नहीं कि शेयर है कौन सा। अच्छा। 40% ग्रोथ हो गई है शेयर में, लेकिन आपको नादिया कहीं नजर आ रहा है कि उन्होंने शेयर PNSC का नाम लिखा हो? नहीं, इन्होंने नहीं मेंशन किया है। PNSC अच्छा। PNSC हाँ पीएनएससी। पीएनए। अच्छा अगर पीएनएससी है तो इसमें रहना चाहिए, रहना चाहिए, बहुत अच्छा स्टॉक है, रहना चाहिए, अच्छा, पीएनएससी में रहना चाहिए। आर्टिस्टिक डेनम का जवाब दे दिया? आई थिंक नहीं दिया। आर्टिस्टिक डेनम जी जी ऑल्सो देखिए, आर्टिस्टिक डेनिम पे हो चुकी है हो बात। चुका है ना बात, बिल्कुल। अच्छा। अच्छा सर, जी अब जी। चूंकि टाइम भी अब एंड की तरफ जा रहा है, तो अब जो है मुझे ये बताइए कि अगर संडे को जो सूरत हाल अगर पॉलिटिकली बेहतर रहती है, तो फिर आप आगे मार्केट को कैसा देख रहे हैं? मंडे को मार्केट कैसी रहेगी, क्या सूरत हाल रहेगी? थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। जी अगर हालात सही रहते हैं तो फिर मेरे ख्याल से मार्केट अगले वीक 1 लाख को क्रॉस कर जाएगी। लोग तो इसी तैयारी में बैठे हुए हैं कि हम्म। मार्केट नेक्स्ट वीक फाइनली 1 लाख को क्रॉस कर जाएगी। सही। अच्छा, यहाँ पर जावेद साहब का सवाल आया एसएनजीपी एंड एसएसजीसी के हवाले से, जरा उनको बता दीजिए। जी बिल्कुल, दोनों दोनों अच्छे स्टॉक हैं क्योंकि इम्प्रूवमेंट हो रही है, दोनों में इम्प्रूवमेंट हो रही है। गैस की रेट सब टाइम पे रिवाइज हो रहे हैं, कैश आ रहा है, और इम्प्रूवमेंट है दोनों में ही। सही। अच्छा, हाउ इज सिनर्जी शेयर? ये भी अहमद साहब का सवाल है सिनर्जी के हवाले से। देखें बात वही है कि सिनर्जी जो है शायद परफॉर्म किया भी है, लेकिन शायद वही है कि सस्ता इतना है कि एंट्री हो के पैसे बन भी सकते हैं। क्योंकि मैं कुछ ऐसा सजेस्ट कर दूं कि पैसे बन जाए, मतलब परफॉर्म स्टॉक परफॉर्म कर जाए, लेकिन ये सिनर्जी भी कुछ उसी कैटेगरी में आता है। ये जो मलिक साहब ने एक दो शेर सुनाए थे बेवफाई के, तो ये भी कुछ उसी में ही आ जाता है। क्योंकि और ये अब मैं जो है बिल्कुल सीरियस बात कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी एंटरटेनमेंट हो गई, थोड़ी सीरियस बात भी एक बिल्कुल हो जाए कि सिनर्जी ने भी जो है ना एक टाइम पे बहुत मार्केट में अपने जो है वो क्या बोलते हैं उसे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह फंड रेजिंग से रिलेटेड बहुत ज्यादा इनकी बातें चली थी। इन्होंने अपने
डॉक्यूमेंट्स इधर उधर भेजे भी थे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कि ये लोग अपग्रेड कर रहे हैं, अपने प्लांट को बेहतर कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं। लेकिन ये बात है, हो गई है अब 3-4 साल पुरानी, और उस पे कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पाई। तो मतलब चीजें जो हैं वो, ऑब्वियसली अगर आप फंडामेंटली अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो कुछ एज एन एनालिस्ट या एज अ स्टॉक मार्केट में जो लोग चीजों को देखते हैं वो, उनका कुछ कॉन्फिडेंस आ सकता है। अभी तो जाहिर है ये कि सिनर्जी इतनी लो यूटिलाइजेशन पे ऑपरेट कर रहा है ना, कि वो एट टाइम्स बिलो 30% यूटिलाइजेशन पे भी ऑपरेट कर रहा होता है कुछ कुछ महीने या कुछ कुछ डेज। तो सही। ये इश्यूज, कुछ इश्यूज हैं उसके साथ। सही। अच्छा, यहाँ पे माजिद साहब ने जो है शेर भी लिख दिया, और आई थिंक ये शेर जो है आई थिंक सिचुएशन से मैच भी करता है। इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, क्यों ना ए दोस्त हम जुदा हो जाएं। बिल्कुल जो है आपने भी यही बातें की हैं कि इससे पहले कि जो है इस तरह की सिचुएशन हो। अच्छा सर, थोड़ा सा वेव्स ए को लेके भी थोड़ी सी जो है क्योंकि एकदम से उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, आज बहुत डाउन था, उसको लोअर लॉक भी लगा। तो थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लेन कर दें कि क्या सिलसिला वहां पे चल रहा है। जी, वेव्स ऐप के बारे में हम पूरा शो कर चुके जी हैं बिल्कुल। स्पेशली। तो ऑडियंस को जो है ना, मैं सजेस्ट ये करूंगा कि वो PSMU के चैनल को जो है लाइक करें, वहाँ पे जाके वीडियोस को व्यू करें। और वहाँ पे वेव्स ऐप का पूरा एक शो है हमारा पुराना। लेकिन मुझे वेव्स ऐप ओवरऑल अच्छा लगता है। डिप्स के ऊपर बाय करें वेव्स ऐप को। हम्म। जो है वेव्स ऐप अगर आपको 11 से 10 रुपए के बीच मिलता है तो उसको अक्यूमुलेट करें और थोड़ा सा लेके रखें। इसमें डेवलपमेंट्स हो रही हैं, फॉरेन एक्विजिशन की बातें हैं, कोई चाइना के साथ इनकी पार्टनरशिप होने की बातें हैं, या किसी और फॉरेन बड़े प्लेयर्स के साथ इसके बड़े होने की बात, इनकी होने की बातें हैं। तो हम्म। इनकी जिनके साथ चाइना में पार्टनरशिप हो रही है वो जो है कोई हायर हायर ब्रांड है। आई थिंक सबके घरों में ही हायर का AC या कोई फ्रिज हम्म। वगैरह या कुछ लगा हुआ है, तो वो हायर के लेवल का ही कोई ब्रांड है जिसके साथ इनकी पार्टनरशिप हो सकती है वेव्स ऐप की। तो ये सही। सब डेवलपमेंट्स हैं इसके अंदर। सही है। अच्छा, उबैदुर रहमान साहब आए हैं सर, सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं, उसके बाद जो है हमें टॉपिक भी वो करनी है। जी उबैद साहब, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। बिल्कुल अच्छा, मैं बिल्कुल न्यू हूँ स्टॉक मार्केट के अंदर और मैं सीख रहा हूँ। मुझे दो चीज़ें मालूम करनी है। एक ये कि जब हम शेयर की प्राइस एनालाइज कर रहे होते हैं, लाइक कि वो सही है या नहीं है, हम उसको सेल्स पर शेयर देखें और उसके लिहाज से हम देखें कि वो क्या परफॉर्म कर रहा है। और दूसरी चीज़ बुक वैल्यू जो है वो मुझे नहीं समझ में आई अभी, मतलब मैं ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं कर पाया कि बुक वैल्यू और प्राइस में क्या जो है वो लाइक रिलेशन होता है कि बुक वैल्यू ज़्यादा हो तब कैसा परफॉर्म करता है, कम हो। इसके बारे में थोड़ा सा जो है वो अगर आप रहनुमाई करें तो बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ आप सेजियो को एग्जांपल के तौर पे सेजियो को रख लें कि लाइक मुझे लग रहा है अभी उसकी सेल्स बढ़ रही है और वो परफॉर्म कर रहा है, तो अभी वो वैसे तो 5x वो ग्रोथ कर चुका है इसी साल के अंदर, तो आगे उसकी ग्रोथ के क्या चांसेस हैं? जी बिल्कुल, आगे भी ग्रोथ के डेफिनेटली चांसेस हैं। अब एग्जैक्टली मैंने अ, इसकी बुक वैल्यू वगैरह या प्राइस टू बुक वगैरह मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ तो नहीं है। मैं जो है कैलकुलेट करके रखूंगा और नेक्स्ट शो में कम्युनिकेट कर दूंगा स्टार्टिंग में। लेकिन ये है कि अ, एक और देखने का तरीका ये होता है कि जैसे मैंने अभी पहले भी एक साहब को बताया कि फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग देखा जाता है। यानी कि और फॉरवर्ड अर्निंग इस तरह से देखते हैं कि आप जो है किसी स्टॉक की 1 साल बाद की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लें, और जो स्टॉक की करंटली मार्केट कैप चल रही है, मार्केट कैप आपका डेटा आपको PSX से मिल जाएगा कि स्टॉक का क्या मार्केट कैप चल रहा है। तो आप मार्केट कैप को डिवाइड कर दें फॉरवर्ड 1 साल आगे की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से जो आने वाला है, तो आपको एक फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग मिल जाएगा। तो वो प्राइस टू अर्निंग फॉरवर्ड कंपेयर कर लें कि स्टॉक का पिछले 5 या 10 साल में क्या एवरेज रहा है, तो वो क्या उस पिछले कुछ अरसे के एवरेज से कम है, ज्यादा है। अगर कम है तो फिर आप उसमें इन्वेस्ट कर दें, अगर ज्यादा है तो फिर आप थोड़ा सा जो है ना वेट कर लें डिप होने का। और साजगार इंजीनियरिंग अच्छा है। सही। अच्छा सर, बस 2 मिनट रह गए हैं, और टॉपिक के बारे में जरा जो है बता दें, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। टॉपिक टॉपिक का ये है कि
जिस तरह से एक अंडर वैल्यूड स्टॉक्स की या अंडर वैल्यूड सेक्टर की बात हुई थी, तो उसी लिहाज से जो है ना इंश्योरेंस वगैरह के स्टॉक्स थोड़े अंडर वैल्यूड हैं। अगर आप आदम जी इंश्योरेंस, जुबली जनरल, इनको देखें तो ये अंडर वैल्यूड है। तो ये टॉपिक्स होंगी मेरी। सही। अच्छा सर, बस 1 मिनट है। CYAN काइन जो है, या जो मैं अगर गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ उसके हवाले से पूछा है कमाल साहब ने, तो वो जरा जल्दी से ब्रीफ कर दें इन जस्ट फ्यू सेकंड्स। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये साइन इंटरनेशनल का टेक्सटाइल्स वगैरह से रिलेटेड लिंक है, अगर मैं नहीं गलत नहीं हूँ तो। मुझे इसको पर्टिकुलरली ना। चलें, बिल्कुल। और प्रोग्राम का टाइम भी ऑलमोस्ट एंड हो गया है, और इंशाल्लाह जो है आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। और आप सबका बहुत शुक्रिया, और जो है जो हमारे गेस्ट हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।